हेलो दोस्तों, बेल्जियम की प्रॉब्लम सुलझाने के बाद अभी हम लोग इंडिया से श्रीलंका चल रहे हैं। ठीक ठीक, अब श्रीलंका में करेंगे क्या, वहां के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। श्रीलंका के बारे में जानेंगे कि क्या है, क्यों है, इसमें क्या क्या दिक्कत है, उसको कैसे समाधान हुआ। ये सब के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। देखो, श्रीलंका एक प्यारा सा आइलैंड कंट्री है। आइलैंड यानी कि एक ऐसा जगह जिसके चारों ओर पानी हो, तो उसको हम लोग आइलैंड बोलेंगे। तो एक आइलैंड कंट्री है और एक तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है। तमिलनाडु कहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, मतलब साउथ में है। तो ये साउथ में ये भी है, साउथ में तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। ठीक, तो तमिलनाडु वालों का ये भाई हुआ, मतलब पड़ोसी हुआ। और इस जैसे हमारे देश को 1947 में 1947 में आज़ादी मिली थी, वैसे ही इसको 1948 में आज़ादी मिली थी। और बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन उससे डबल यानी कि 2 करोड़ है, 2 करोड़ है। और ये हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर है। ठीक, और यहाँ के लोग लैंग्वेज पर डिवाइड है। तो देखो भाई, तुम 10 क्लास में हो अभी, यहाँ पर तुम्हें हिस्ट्री पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मतलब इसमें जिसमें भी आए कि सोसाइटी कैसे डिवाइड थी, अगर तुम्हें नहीं आए तो तुम सीधा लिख दो लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड थी। तो तुम्हारा सही होने का जो चांस है वो फिर 95% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लैंग्वेज पे ही लोग डिवाइडेड तुम्हें मिलेंगे इस क्लास 10th में। ठीक, तो लैंग्वेज पर डिवाइड थी। अब अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। जब पूरी पॉपुलेशन ही लैंग्वेज पर डिवाइड है, तो सोसाइटी जो कि पॉपुलेशन से बनी है, लोगों से बनी है, वो ऑटोमेटिक लैंग्वेज पर डिवाइड हो जाएगी। तो देखो, जो सोसाइटी थी वो लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइडेड थी। इसमें सिन्हाला स्पीकर्स थे, वैसे लोग जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे वे सिन्हाला स्पीकर्स थे। और ये पूरी आबादी की मतलब 2 करोड़ के 74% लोग थे भाई। इतने ज्यादा लोग सिन्हाला बोलते थे। और इनकी जो धर्म थी, जाति थी, वो थी बुद्धिस्ट, यानी कि ये लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। अब ये तो हो गए सिन्हाला स्पीकर्स। थोड़ी सी जानकारी जो आपकी किताब में दी है, बस इतना ही आप जानो। 2.74% आबादी सिन्हाला स्पीकर्स थी। इसमें से बहुत सारे लोग, जितने भी मतलब अधिकतर लोग इसमें से बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। अब दूसरे तरीके के जो लोग थे वे थे तमिल स्पीकर्स। ये तो बहुत इजी था। तमिल स्पीकर्स में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप समझ जाओगे। तमिल स्पीकर्स दो तरीके के थे, दो तरीके, जैसे कि देखो, हिंदू एक धर्म हुआ। हिंदू में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, मतलब बहुत तरह के लोग हैं। वैसे ही तमिल स्पीकर्स में भी बहुत तरह के लोग थे, जैसे श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, दो तरीके के लोग थे, दो तरीके के तमिल्स थे। ठीक, एक श्रीलंकन तमिल्स, एक इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो श्रीलंका के मूल निवासी थे। श्रीलंका के वैसे लोग जो कि तमिल बोलते थे उनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स। ठीक, और ये 13% आबादी थी, मतलब कि पूरे देश का 13% लोग श्रीलंकन तमिल्स में आते थे। अब इसका बात खत्म, अब इंडियन तमिल्स के बारे में जानो। वैसे तमिल बोलने वाले लोग, श्रीलंका के वैसे लोग जो कि तमिल बोलते थे, लेकिन उनके जो दादा परदादा थे, परदादा के दादा थे, मतलब पूर्वज लोग, वो इंडिया से बिलोंग करते थे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इंडिया से बिलोंग करते थे तो श्रीलंका में क्या झक मारने गए? नहीं, देखो, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे ना, अंग्रेज लोग आए थे। अंग्रेज लोग आए थे, वे लोग क्या करते थे, इनको गुलाम बनाकर श्रीलंका में लेकर जाते थे। किस लिए लेकर जाते थे? खाना खिलाने के लिए, पार्टी देने के लिए नहीं। यहाँ पर उनसे प्लांटेशन वर्क कराया जाता, मतलब खेती बाड़ी कराया जाता था, प्लांटेशन वर्क कराया जाता था इनसे। और ये जो इंडियन तमिल्स थे वो 5% थे। तो 5% इधर और 13% इधर मिलाकर हो गया 18%। मतलब 18% टोटल आबादी ऐसी थी जो कि तमिल बोलती थी। अब इनके बाद तीसरे तरीके के भी लोग थे जो कि थे क्रिश्चियंस। इनके बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं जानो, बेफिक्र रहो। ठीक, दूसरे देश के बारे में इतना जानकारी काफी है दो। ठीक, अपने देश के बारे में ज्यादा जानो। क्रिश्चियंस हो गया। बस, अब इसमें क्या दिक्कत थी, क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप देखते हैं। तो इसको खत्म किया जाए। एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना यार। अभी हम लोग देखेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये भाई इतना लंबा चौड़ा टर्म क्या है और ये बोर्ड क्यों खाली पड़ा हुआ है? देखो, क्योंकि ये चीज समझने के लिए, ये चीज तुमको समझाने के लिए मुझे कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। आप कहानी की तरह समझ जाओगे। ठीक, यही हमारा कमाल है। सबसे पहले एक टर्म देख लो,
मेजर सॉरी मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक लोगों की ऐसी सोच है, ठीक, ये एक सोच है इसमें जिनके पास जिनकी मेजोरिटी अधिक रहती है, जो लोग संख्या में ज्यादा रहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि भाई हमारा देश है, सबसे अधिक हमारी आबादी है, हम जैसे चाहेंगे ना वैसे देश चलाते हैं। किसी और के चाहने ना चाहने से क्या होता है, किसी और के मन से क्या होता है, वो कुछ भी सोचे उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, एक बिलीफ है लोगों का, ये एक विश्वास है, मानना है, लोगों का मन है, इच्छा है, जो भी है। जो मेजोरिटी लोग हैं उनका ये इच्छा है, उनका मानना है कि भैया जैसे हम चाहें वैसे हमारा देश चलेगा। इसमें जो लोग अल्पसंख्यक है, मतलब जिनकी संख्या कम है हमारे देश में, उनके ना चाहने से हमें कोई, उनके खुशी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा एक लोगों का सोच है, मेजोरिटेरियनिज्म इसी को कहते हैं। तो ये अब श्रीलंका में कैसे आया, वहां पर क्या हुआ, क्या कांड हुआ, देखो। वहां पर सिन्हाला लोग थे ना, सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला लोग थे, वो 74% थे। जितना तुम्हें पता है, टोटल पर पॉपुलेशन के 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। अब जो भी लीडर्स थे, मतलब ये लोग ज्यादा थे संख्या में, 74% थे यार, मजाक थोड़ी है। अब 74% थे तो इनके लीडर्स भी अधिक होंगे, अधिक लीडर्स भी तो होंगे पार्लियामेंट में, इनके संसद भवन में अधिक लीडर्स भी होंगे, नेता भी होंगे, जो कि सिन्हाला बोलते होंगे, जाहिर सी बात है। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना एक लॉ पास किया, उन्होंने एक कानून पास किया, और अपने ताकत के बलबूते पर कि भाई हमारी संख्या ज़्यादा है, ये माइनॉरिटी लोग 18% है, 20% है, क्या कर लेंगे, कुछ कर थोड़ी ना पाएंगे, ऐसा बोलकर, ऐसा उन लोगों ने सोचकर अपने ताकत के बलबूते पर, अपनी आबादी के बलबूते पर उन लोगों ने एक एक्ट पास करा लिया, एक कानून पास करा लिया। और उस कानून में ना सिन्हाला लैंग्वेज को, सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। चलो यहाँ तक तो ठीक है भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई ना, इन्होंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन सिर्फ इसी को बनाया कि अब से श्रीलंका की वन एंड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ सिन्हाला ही रहेगी। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज वन एंड ओनली सिन्हाला ही रहेगी, तमिल वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। गड़बड़ यहाँ पर हो गई। अब 2 करोड़ के 18% लोग भी कम नहीं होते हैं भाई, कम से कम तुम्हारे 18 लाख लोग हो जाते हैं। अब 18 लाख लोगों का दिमाग खराब हो गया। 18% हुए ना, 2 करोड़ के 18 लाख लोग हुए। अब इन लोगों का सीधे मुंह पर, इज्जत पर तमाचा मारना था। सबसे पहला कांड, इन लोगों ने सिन्हाला लैंग्वेज को वन एंड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि सिर्फ यही रहेगी और एकलौती यही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। और साथ में, चलो लैंग्वेज तक तो ठीक है भाई, भाषा ही ना है, सीख लेंगे, कोई बात नहीं। अब इन लोगों ने क्या किया, बोल दिया कि जो हमारा देश है, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, यानी कि सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा, ये सिर्फ बुद्धिस्ट कंट्री के नाम से जाना जाएगा, बौद्ध धर्म के नाम से, बौद्ध धर्म को ही फॉलो करेगा और उसी को ही प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि सिन्हाला लोग जो थे वो अधिकतर उसमें से कौन थे, बुद्धिस्ट थे। अब अधिकतर बुद्धिस्ट थे तो क्या, अब जो आज से जो देश होगा हम लोग का, वो बुद्धिस्ट धर्म को ही सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट बुद्धिस्ट, और इसी को फॉलो करेगा। ठीक, अब ये जब हो गया, अब लोगों को दिक्कत यहाँ से आने लगी। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें इस देश का ये वाला बुद्धिस्ट वाला सिस्टम लाया गया कि भाई अब से हमारा जो देश होगा वो बुद्धिस्ट धर्म को, बौद्ध धर्म को ही फॉलो करेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो कानून आया था जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को वन एंड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, ये 1956 में आया था। 1956 में लॉ पास हुआ था जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, और साथ ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। अब जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज से पढ़े हुए थे, जिनका मेन सब्जेक्ट सिन्हाला लैंग्वेज था, जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे, अब से उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज में और साथ ही बहुत सारे जॉब्स में इन सबको क्या मिलने लगा,
प्रिफरेंस मिलने लगेगा, यानी कि इन्हें सबसे पहले चुना जाएगा। अब जब इनको चुन लिया जाएगा, इनके बाद जब बचेंगे तब इनके बारे में सोचा जाएगा। ठीक, इन्हें वहां पर प्रिफरेंसेस मिलने लगे, प्रिफरेंसेस मिलने लगे। एक ऐसा कानून पास हुआ था, समझे। और ये देश आजाद हुआ था 1948 में, मतलब कि सिर्फ 12 सालों में वहां पर फिर से लफड़ा स्टार्ट होने वाला था। अब ऐसा हो गया जब एक ही देश में जब 18 लाख लोगों को, यानी कि इतने बड़े आबादी को जब आप अपमान करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। अब देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। चलो इसको देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। अब देखो मेजोरिटेरियनिज्म का इफेक्ट क्या क्या हुआ। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब इतने बड़े आबादी को एक ही बार में निकाल दिया गया कि भाई आज से तेरा खत्म, आज से जो मेजोरिटी वाले लोग चाहेंगे वही होगा, तब तमिल जो लोग थे, तमिल वाले जो लोग थे, उनको यार बहुत खराब लगा। अरे ये क्या हो गया, हमें हमारे अपने ही देश से बेघर करने जा रहा। मतलब उन्हें अपमान की फीलिंग उनके अंदर बढ़ने लगी। भाई ये तो हमारा अपमान है यार, हमारे ही देश में हमारा ये इज्जत, उनका अपमान का फीलिंग उनमें बढ़ने लगा। और फिर उन्होंने पहले तो मदद की मांग मांगी, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है। पहले उन लोगों ने ऐसे हल्ला चिल्ला किया, फिर उन्हें लगा कि नहीं यार, कोई भी मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी वाले जो सिन्हाला लोग हैं, उनमें कोई भी ऐसी पार्टी हमें नजर नहीं आ रही है कि जो हमारे दुख को समझे, जो हमारे दर्द को समझे, जो हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज के प्रति आकर्षित हो, जो हमारी बात मान जाए। उन्हें तो ऐसा कोई दिखने ही नहीं लगा कि भाई ऐसा तो कोई हमें मिल ही नहीं रहा है जो हमारे इतनी मदद कर दे। तब उनके अंदर भाई टेंशन आई कि यार सब वही है, सारे सिन्हाला लीडर्स वही है यार, कोई कुछ काम का नहीं यार, कोई तो हमारी सुनो, सब के सब वही है। तमिल वालों को ऐसा फीलिंग होने लगा, बस टेंशन का माहौल बनने लगा, उनके अंदर टेंशन इमर्ज होने लगी, टेंशन बनने लगा, टेंशन बढ़ने लगा। अब उन लोगों ने क्या किया कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज खोल दी, मतलब अपनी राजनीतिक पार्टी खोल दी। हमारे देश में ना बीजेपी, कांग्रेस, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है, वैसे ही वहां पर उन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च कर दी। ठीक, तमिल लोगों ने। और उन लोगों ने भी बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप प्रेफरेंस ही हमें नहीं दो, लैंग्वेज भले ही आप रखो सिन्हाला, लेकिन हमें भी तो प्रेफरेंस दो, हमें भी तो कंपटीशन करने का मौका दो। एजुकेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मांग करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब मांग करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, उनकी मांगे आसानी से मान ली गई। आपको क्या लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल भी गलत हो। उन लोगों ने जो मांग किया था एजुकेशन के लिए, सोशल रिस्पेक्ट के लिए, जॉब्स के लिए यूनिवर्सिटीज में, कि भाई हमें भी तो थोड़ी सी आरक्षण दो, उनकी ये जो मांग थी वो बार बार मतलब दबा देने जाने लगी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, सिन्हाला लोग ऐसे बोलते थे, नहीं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनकी जो डिमांड थी उसे बार बार डिनाई कर दी गई, बार बार उसे रोक दी गई कि नहीं ऐसा तुम्हें कुछ मिलेगा वलेगा नहीं, चलो साइड हटो, हवा ने दो। ऐसा सिन्हाला लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तब ये लोग बोले कि भाई इस देश में तो हमारी इज्जत नहीं है, अपना देश बनाएंगे। देश टूटने की बात आ गई और बेल्जियम के लीडर्स ने इसी को समझ लिया था कि देश टूटना नहीं चाहिए, और श्रीलंका के लीडर्स इसको नहीं समझ पाए। देखो यहाँ पर देश टूटने की नौबत आ गई ना। अब तमिल लोगों ने अपने लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर दी। ये जो टेंशन स्टार्ट कब हुआ था, 1956 में, 1956 में जब कानून पास हुआ था तब स्टार्ट हुआ था। उस वक्त से लोग स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनली जब इसे लगा कि अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तमिल वाले लोगों को लगा कि अब यहाँ पर हमारा कोई कुछ होने वाला नहीं है, तो इन लोगों ने 1980 में, यानी कि लगभग 24 साल बाद, 24 सालों में अब इन लोगों ने स्ट्रगल कर कर जब ये थक गए तो ये बोले कि बस बहुत हुआ, अब हमें हमारा अलग देश चाहिए, अब हम तुमसे आज़ाद होकर रहेंगे। श्रीलंका का दो टुकड़ा करो, जैसे ब्रिटिश हमारे इंडिया का दो टुकड़ा कर गए, वैसे ही यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया कि हमें अब एक अलग देश चाहिए। ठीक, देश बंटने की नौबत आ गई यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब ये लोग बोलने लगे कि भैया चाहिए अब हमको अलग देश। सिन्हाला वाला बोल रहे कि मिलेगा नहीं तुमको अलग देश।
मतलब अब सिन्हाला वाले लोगों को, जो सिन्हाला लीडर्स थे, उनको अब तमिल्स वाले मारने काटने लगे और तमिल्स वाले को सिन्हाला वाले मारने काटने लगे। तो इससे क्या हुआ, जब मार काट अपने ही देश में बढ़ जाए, जब अपने ही देश के नागरिक आपस में लड़ने झगड़ने लगे, तो उसको बोलते हैं सिविल वार। सिविल वार की नौबत आ गई, वहां पर सिविल वार हो गया। अब इससे क्या हुआ ना कि दोनों कम्युनिटीज में, अब मारपीट में थोड़ी ऐसा होता है कि एक ही आदमी मरेंगे एक आदमी नहीं मरेंगे। मारपीट जब होने लगा, जब सिविल वार होने लगा, दंगा फसाद होने लगा, तो दोनों कम्युनिटी से हजारों लोग मारे गए। ठीक, हजारों लोग मारे गए, हजारों फैमिलीज को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अब जिसको किसी से मतलब ही नहीं है भाई, जिसको किसी से मतलब नहीं, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीते, राहुल की सरकार बने चाहे मोदी की सरकार बने, उन लोगों का क्या, उन लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो लोग तो लड़ना चाहते नहीं थे, देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अब ऐसा थोड़ी ना कि श्रीलंका से जा रहे हो तो इंडिया में तुम्हारा घर बार सब आकर रखा हुआ है, तुम्हारे पिताजी खरीद कर रखे हैं या फिर अमेरिका में खरीद कर रखे हैं, नहीं ना। तो अब ये लोग जिस भी देश में गए, वहाँ पर ये लोग शरणार्थी हो गए, रिफ्यूजी हो गए, लोगों पर निर्भर हो गए कि भाई कुछ भीख मिल जाए तो खाएंगे, कुछ दूसरे देश की सरकार हमारे लिए व्यवस्था करे तो हमें कुछ मिलेगा, मतलब रेफ्यूजी हो गए। अब ये सिविल वार हुआ, अब इससे क्या हुआ ना कि इनकी जो श्रीलंका देश की जो डेवलपमेंट थी वो रुक गई, डेवलपमेंट इनकी रुक गई। अब जो सिविल वार हुआ उससे क्या हुआ, इनके डेवलपमेंट रुक गया। इनके डेवलपमेंट पर इतना खतरनाक, मतलब पूरा आतंक जैसा प्रभाव पड़ा, बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ा। इनका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे सोशली डेवलपमेंट हो, अपने आप को लोग स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब डेवलपमेंट रुक गया और धीरे धीरे कर कर लोग और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए। जो यहाँ से दूसरे देश में जा ऑटोमेटिक गरीब हो जाएंगे। तुम अगर इस शहर से, तुम्हारा अगर दूसरा शहर में कुछ नहीं है, यहाँ से तुम्हें कोई मार कर खदेड़ दे, दंगा से पीछे से तलवार लेकर तुम्हें खदेड़ दे और दूसरी जगह तुम रुक जाओगे जाकर, वहाँ पर लोग तुम्हें खदेड़ना फिर छोड़ देंगे, पीछा करना तुम्हारा छोड़ देंगे, तो वहाँ पर तुम्हारा घर थोड़ी ना होगा, तुम वहाँ पर शरणार्थी तो हो जाओगे ना। तुम भी एक रोटी के लिए तरसने लगोगे, चाहे गाँव में तुम्हारा कितना हो भी अधिक जमीन हो, पैसा हो। ठीक, अगर गूगल पे की सुविधा तुम्हारे पास नहीं होगी तब ऐसे तुम्हारे हालात होंगे। ठीक, तो उनका भी डेवलपमेंट रुक गया। और फाइनली 1956 में स्टार्ट हुआ ये सब कांड, 2009 में जाकर खत्म होता है, 2009 में जाकर खत्म होता है। आप समझ सकते हैं कितने अधिक दिनों तक चला, लगभग 70-72 साल, 70 to 73 ईयर्स तक ये जो चला था सिविल वार और ये सब जो मेजोरिटेरियनिज्म है, फाइनली जाकर 2009 में जाकर खत्म हुआ। तो चलो, अभी हम लोगों ने ये सब चीज़ों को सीखा समझा, लेकिन इससे हमें पता क्या चला। देखो, बेल्जियम के लीडर्स ने यूनिटी को समझा था कि भाई कितना हो भी कुछ भी हो, लेकिन देश बंटना नहीं चाहिए। और श्रीलंका के लीडर्स ने यूनिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बेल्जियम के लीडर ने अपने आप में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हम करते हैं, थोड़ा तुम करो, और वहाँ पर यूनिटी को बढ़ावा दिया गया। उन लोगों ने देश को बचाया कि भाई देश टूटना नहीं चाहिए, देश बंटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हम अपने आप को संभाल कर रखेंगे, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपना चीज़ थोड़ा सा हम तुमको दे देंगे, तुम अपना चीज़ थोड़ा हमको दे दो। कॉम्प्रोमाइज़ किया और देश को बचाया, यूनिटी को समझा। लेकिन यहाँ के लोगों ने, श्रीलंका के लोगों ने अपना मेजोरिटेरियनिज्म ज़्यादा मायने रखा, इन लोगों ने देश की यूनिटी के बारे में नहीं समझा, उस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने अपने पावर को इस्टेब्लिश करने पर ध्यान दिया, इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि चलो थोड़ा सा तुम्हारे को भी आरक्षण मिलेगा, थोड़ा हमारे को भी आरक्षण मिलेगा, या फिर आरक्षण ही नहीं रहेगा, जो मेरिट रहेगा उसको मिलेगा। मतलब इन लोगों ने अपने पावर को बढ़ाना, अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाना, अपने पावर को बढ़ाना ज़्यादा मायने दिया, इसलिए इन लोगों का जो देश था वो बंटने लगा, टूटने के हालात आ गए, टूटने की नौबत आ गई थी। ठीक, क्योंकि इन लोगों के जो लीडर्स थे उन लोगों ने यूनिटी को नहीं समझा, यूनिटी पर ध्यान नहीं दिया, तो देश का यूनिटी खत्म होने लगा। ठीक, तो दो चीज़ें हमने सीखा कि एक में बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा पावर ही तो शेयर किया भाई, कि चलो ना क्या दिक्कत है, हम ये अकेले राजा यहाँ के थोड़ी रहेंगे,
थोड़ा सा तुम भी रह लो, थोड़ा हम भी रह जाएंगे, हमारे भी 4 दोस्त और तुम्हारे भी 4 दोस्त, दोनों मिलकर इस गांव को संभालते हैं, इस देश को संभालते हैं। ठीक, इन लोगों ने पावर को शेयर किया और ये लोग पावर को अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे थे। जब पावर हाथ में रहेगा, एक आदमी के हाथ में रहेगा, तो एक आदमी के हाथ में पावर था तभी फ्रांस की क्रांति हुई, एक आदमी के हाथ में पावर था तभी नेशनलिज्म का लफड़ा हुआ। आपने पढ़ा था ना, हिस्ट्री के चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, वहां पर बालकन का कांड, एक आदमी के हाथ में पावर थी तभी ये सब हुआ। लेकिन अगर पावर को शेयर कर दिया जाए तब तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा भाई। अगर मान लो हमें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो हम मोदी जी को थोड़ी ना बोलेंगे, या फिर ट्रम्प को थोड़ी ना बोलेंगे, हम एजुकेशन मिनिस्टर को बोलेंगे कि भाई कैसे एजुकेशन मिनिस्टर कुछ नहीं करता है। अगर एजुकेशन का भी काम और फाइनेंस का काम सब एक ही आदमी देखता तो सब कोई जाकर उसको मारकर काम ही खत्म कर देता, हटाओ इसको, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर पावर शेयर कर दिया कि चलो एजुकेशन का काम तुम देखो, स्पोर्ट्स का खेल कूद का काम खेल मंत्री देखेंगे, ट्रांसपोर्ट का काम ट्रांसपोर्ट मंत्री देखेंगे। तो अब जिससे जिसको शिकायत होगी वो उसको जाकर बोलेगा। ठीक, अब मोदी जी हो जाएंगे दूसरे धर्म के, जरूरी थोड़ी है कि ट्रांसपोर्ट वाला भी वही धर्म का होगा। तो इसमें धर्म निरपेक्षता आ जाएगी, कोई एक धर्म की सरकार नहीं रहेगी, मतलब इसमें पावर शेयर रहेगा, देश टूटेगा नहीं। ठीक, आई होप की बात को समझ रहे होगे। तो इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है, और पावर शेयरिंग का जरूरत और इम्पोर्टेंस तुम्हें समझाने के लिए ही इस किताब में सबसे पहले बेल्जियम की कहानी दी गई, जिसमें वहाँ के लोगों ने यूनिटी को समझा, पावर को शेयर करके अपने देश की यूनिटी बचा ली, अपने देश की इज्जत बचा ली। और यहाँ पर इन लोगों ने पावर को अपने हाथ में रखने की कोशिश की, इसलिए इनके देश की यूनिटी टूटने के हालात पर आ गई, यूनिटी खत्म होने लगी, यूनिटी खत्म हो ही गई थी, अब देश टूटने ही वाला था। ठीक, तो इसलिए ही हमने इस कहानी को समझा। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। श्रीलंका और बेल्जियम हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब लाइन बाय लाइन, ये तुम्हारे पढ़ने के बाद अभी तुम लोग रीडिंग देकर देखो, कोई भी ऐसा तुम्हें चीज नहीं मिलेगा जो तुम्हें इस वीडियो में बताया नहीं गया है, श्रीलंका के बारे में, उसके मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में। ठीक, तो तुम लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो 3 2 1, स्क्रीनशॉट तुम्हारा आई होप हो गया होगा। चलो भाई लोग, अब अगर तुम्हें ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें तुम्हारा हेल्प हुआ, तो तुम लोग क्या कर सकते हो मेरे लिए, तुम लोग लाइक कर सकते हो, बस लाइक कर सकते हो। लाइक करने में यार क्या जाता है, लाइक वही करता है, दूसरों को मोटिवेट वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है, लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। जो छोटे दिल वाले होते हैं वो लाइक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको उससे क्या मतलब है यार, चलो ना जाओ हटो, ऐसे लोग बोल देते हैं। और लाइक करने में तुम्हारा पैसा थोड़ा लगता है। अब सोचो, जिसमें पैसा नहीं लग रहा है और दूसरों को खुशी हो रही है, तो लोग बिना पैसा लगाए भी खुशी नहीं देना चाहते, फ्री की खुशी भी दूसरों को लोग नहीं देना चाहते। तो लाइक वही करता है जिसकी सोच बड़ी होती है। ठीक, और सब्सक्राइब तुम्हारे पर डिपेंड करता है, सब्सक्राइब करो या ना करो। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले लेक्चर्स तुम्हें मिलते रहेंगे, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहेगी। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।